अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर तलहा हेयर। ये वीडियो हमारी पुरानी वीडियो का एक सिक्वाले है जिसमें हमने एमआरसीएस के हवाले से डिस्कशन की थी असाम भाई के साथ। अब हम इंट्रोडक्शन पे कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कुछ चीज़ें जो कि अनआंसर्ड रह गई थी पिछली वीडियो के अंदर, और इसके अलावा यूके के पाथवेज के हवाले से और कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे इनबॉक्स में मेरे जूनियर्स की तरफ से, उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम असाम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप सुनाएं, क्या हाल है? अच्छा असाम भाई, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हाउ टू ऑप्ट फॉर सर्जिकल पाथवे इन यूके आफ्टर एमबीबीएस। इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि एक क्वेरी है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के दिमाग में कि क्या हाउस जॉब और इंटर्नशिप मैंडेटरी है एमआरसीएस पार्ट ए के लिए। इंटर्नशिप या हाउस जॉब ज़रूरी नहीं है एमआरसीएस पार्ट ए के लिए। यू जस्ट नीड योर एमबीबीएस डिग्री, दैट्स इट, और आपका एग्जाम बुक हो जाएगा। जो लोग एमबीबीएस में हैं या जो लोग ने एमबीबीएस कर लिया है, तो मैं तो नहीं ये एडवाइस करता हूँ कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी जीएम से रजिस्टर्ड करवाएं और फ़ौरन यूके में एज अ एसएचओ F2 लेवल पे अपनी जॉब स्टार्ट कर दें। यूके में जो हाउस जॉब है बेसिकली वो 2 साल की होती है। F1 फाउंडेशन ईयर 1 डॉक्टर, फाउंडेशन ईयर 2 डॉक्टर। अब पाकिस्तान में हाउस जॉब को वजह F1 काउंट कर लेते हैं यूके वाले, लेकिन आपको F2 करना पड़ता है। आप जब F2 करेंगे, F2 फाउंडेशन ईयर 2 डॉक्टर इज जस्ट लाइक एन सीनियर हाउस ऑफिसर एसएचओ। आपकी वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, आप वो अपनी साइन करवाएंगे अपने कंसल्टेंट से जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं कोर्स सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने की। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि यूके में सर्जिकल कंसल्टेंट बनने के डिफरेंट पाथवेज क्या हैं। अच्छा, एक तो पाथवे हमने भी डिस्कस किया है कि आप एक उनका ट्रेनिंग नंबर जिसे एनटीएन कहते हैं, नेशनल ट्रेनिंग नंबर, लेके आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजरें, और उसके बाद आपको एट द एंड आपको वो सीसी दे देते हैं, जिसे मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एफआरसीएस में अपीयर होने के लिए, और आप कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट रजिस्टर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो एक शॉर्ट शॉर्ट स्पॉट है। अगर आप सीएसटी में और स्पेशल ट्रेनिंग में आपने एंटर हो गए हैं, तो आपके पास कंसल्टेंसी का या स्पेशलिस्ट रजिस्टर में एंटर होने का एक शॉर्ट शॉर्ट स्पॉट है। अब जो लोग इसमें नहीं compete कर सकते, या जो लोग इसके लिए इनएलिजिबल हैं, या जिन लोगों को ये स्पॉट नहीं मिलता, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अब उसमें ऑल्टरनेटिव एक ये रास्ता है कि उसमें जो यूके में आप जो आप काम करते हैं ना, वो कभी भी आपका जाया नहीं होता। तो उसका एक तो ये पाथवे, उसे हम कहते हैं सीजर पाथवे, कि जो बंदा एक स्पेशलिटी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग कर रहा है ST3 लेवल पे या ST4 लेवल पे, और आप भी उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप नॉन ट्रेनिंग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपने जस्ट जो कॉम्पिटेंसीज है अपनी, आपने वो अपनी खुद मेहनत करनी है कि आपने अपनी कॉम्पिटेंसीज जो एक ट्रेनिंग वाला बंदा पूरी कर रहा है, पोर्टफोलियो, आपने वो भी अपने साथ पूरा करना है। वो आपकी मर्जी है, वो पोर्टफोलियो आप जो है अपना 3 साल में पूरा कर लें, 2 साल में पूरा कर लें, साल में पूरा कर लें, या 4 साल में पूरा कर लें। और इसके साथ साथ आपका जिसके कंसल्टेंट के अंडर आप काम कर रहे हैं, वो आपको साइन ऑफ करेगा कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है ये काम करने में, और ही इज एलिजिबल फॉर FRCS। तो सीजर पाथवे के थ्रू आप भी स्पेशलिस्ट रजिस्टर में एंटर हो सकते हैं, और आप यूके में एक एज अ NHS कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। हाउ इज ट्रेनिंग इन पाकिस्तान डिफरेंट देन ट्रेनिंग इन यूके। बहुत डिफरेंट है। अब जिस तरह के हम अपनी सेटअप में देखते हैं कि मरीज आता है हमारे पास आखिरी स्टेज में, और उससे पहले जो है वो दम दरूद के हवाले भरोसे चल रहा होता है, क्योंकि हम बहुत से मरीज देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के या दूसरे जो कि आगे GIT कैंसर्स के या ब्रेस्ट कैंसर्स के, या इवन के थायराइड मिलिग्नेंसीज जितनी भी हैं, वो सारी हमारे पास एंड स्टेज पे आती हैं। तो अगर हम उनसे पूछें कि वो कहाँ पे थे, तो वो कहते हैं कि हम ना दम के हवाले थे, दम का यहाँ से दम करवाया, वहां से दम करवाया। तो पहले तो वो मरीज दम के हवाले चलता रहता है, और जब वो एंड स्टेज आती है तो वो हमारे प्रेजेंट करता है। एज कम्पेयर टू यूके, नो डाउट कि यूके का जो NHS सिस्टम है वो हैविली बर्डनड है, बट स्टिल उनका जो स्क्रीनिंग सिस्टम है वो बहुत एडवांस्ड है। तो आप पेशेंट के जो स्टेजेस हैं, वो आप अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को पिक कर लेते हैं, और दूसरा जो पेशेंट का फॉलोअप है वो यूके में बड़ा स्ट्रांग है। तो आप पेशेंट को स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 या 4 तक आप पेशेंट को खुद अपनी नजरों के सामने देखते हैं कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, इधर के वो बेटर हो रहा है या इधर के उसकी कंडीशन जो है वो वर्स हो रही है। तो फिर तो ब्रो ये अच्छी बात नहीं होगी कि आप सारे एडवांस्ड केसेस देख रहे हैं, तो आप एक अच्छे सर्जन बनेंगे। A good surgeon is the one who decides when not to operate। अब जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पेशेंट आता बहुत ही एंड स्टेज पे, तो हम तो वहां उस स्टेज पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पेशेंट को कोई पेशेंट को बेनिफिट हम दे ही नहीं सकते। अच्छा, हाउ टू प्लान योर जर्नी। आप अपना जर्नी किस तरह प्लान करेंगे कि कौन सा एग्जाम जो है वो किस टाइम पे देना है। जैसे ही आपका MBBS कंप्लीट हो, अपनी हाउस जॉब यहाँ कंप्लीट करें,
उसके बाद विद इन हाउस जॉब आप अपना ओईटी क्लियर करें एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद अपना प्लैब 1 बुक करें और प्लैब 1 के बाद प्लैब 2 एंड देन जीएमसी रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही आपकी जीएमसी रजिस्टर्ड हो आप अपना एमआरसीएस पार्ट ए बुक कर दें ताकि आपका जो सर्कल है आपका टाइम कहीं भी वेस्ट ना हो, क्योंकि एमआरसीएस पार्ट ए अगर आपका क्लियर होगा तो आपको एक बेसिकली एज मिलेगा कोर सर्जिकल ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए। फिर मैं बताता चलूं कि एमआरसीएस विल नॉट गारंटी योर ट्रेनिंग पोस्ट और कोर सर्जिकल ट्रेनिंग पोस्ट इन यूके अलोन। अगर तो आप सर्जिकल कैरियर परस्यू करना चाह रहे हैं तो आपको वन और अदर वे आपको एमआरसीएस तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है जिसने भी एफआरसीएस देना है उससे पहले आपके पास एमआरसीएस इज अ मस्ट सर्जिकल कैरियर परस्यू करने के लिए। बट एमआरसीएस को पास करना विल नॉट गारंटी योर ट्रेनिंग नंबर और ट्रेनिंग पोस्ट इन यूके अलोन। क्या MRCS पार्ट बी के लिए कोई सर्जिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है? इट इज़ एसेंशियल टू हैव सर्जिकल एक्सपीरियंस इफ़ यू आर गोइंग फॉर एमआरसीएस पार्ट बी, क्योंकि वो आपको बहुत एनरिच करता है आपके नॉलेज को, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने रूटीन वाइज तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है एमआरसीएस पार्ट बी ऑस्की के लिए। अच्छा साम भाई, MRCS पार्ट ए तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, MRCS पार्ट बी के हवाले से बता दें कि उसका पैटर्न क्या होता है, ऑस्की का क्या पैटर्न होता है, उसमें ऑस्की के स्टेशंस किस तरह से होते हैं? इसमें बेसिकली सारे इंटरेक्टिव स्टेशन होते हैं, इनको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हिस्ट्री स्टेशन जो कि प्योरली हिस्ट्री टेकिंग होती है, सेकेंडली काउंसलिंग स्टेशन होते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं प्रोसीजरल स्किल कि आपके उसमें आपकी मुख्तलिफ सेट ऑफ स्किल्स हैं जो आपके वो असेस करते हैं, जिसमें सूचरिंग आती है, फुल कैथेटराइजेशन आती है। उसके बाद आपके पास स्टेशन आते हैं, उसमें आती है क्रिटिकल केयर स्टेशन, जिसमें आपने पेशेंट वो एक ऑस्की स्टेशन होता है, उसमें आपने एक सनारियो होता है क्रिटिकल केयर का, तो उसमें आपने पेशेंट से हिस्ट्री भी लेनी है, एग्जामिनेशन भी करना है और एट द सेम टाइम आपने उसकी मैनेजमेंट भी जो है वो भी डिस्कस करनी है विद द एग्जामिनर एंड विद द पेशेंट आल्सो। एंड द लास्ट आपके स्टेशन कुछ साइकेट्रिक स्टेशंस भी होते हैं आपके इसके अंदर, जिसमें आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। अगर कोई आपसे पढ़ना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करे आपसे? दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई फेसबुक, थ्रू माई इंस्टाग्राम एंड वैसे तो मैं जो अपनी जो मेरे वार्ड में पढ़ा रहा होता हूँ, जो मेरे कोलीग्स हैं उनको तो मैं वैसे गाइड कर रहा होता हूँ, तो वैसे अगर कोई वहाँ आना चाहता है मेरे पास तो उधर भी आ जाए तो उसे गाइड कर दूंगा। अपना नंबर नहीं देंगे आप? नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो मैंने बहुत अपना पर्सनल रखा हुआ है, क्योंकि वो पेशेंट भी बहुत तंग करते हैं। जैसे आपको पता है जिस सेटअप में हम रन करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि जो है ना अपना मोबाइल नंबर आप पब्लिक करें। अच्छा साम भाई, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप ओवर क्वालिफाइड हो जाएं तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं यूके में सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए। ये कुछ हद तक इसमें सच्चाई है कि आप इन एलिजिबल हैं कोर सर्जिकल ट्रेनिंग अप्लाई करने के लिए, बट यू आर नॉट इन एलिजिबल फॉर स्पेशलिटी ट्रेनिंग। आपने पोर्टफोलियो की पहले बात की, पहले तो आप ये बताएं कि पोर्टफोलियो होता क्या है, फिर आप ये बताइएगा कि पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस क्या है। जो लोग यूके में काम करना चाह रहे हैं उनके लिए सर्जिकल पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क करते हैं। इसमें हर चीज़ के डिफरेंट मार्किंग्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास रिसर्चेस कितनी है उसकी अलग मार्किंग है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इतने हैं। आप रिसर्च में फर्स्ट ऑथर थे उसके अलग मार्क हैं, आप रिसर्च में सेकंड थर्ड फोर्थ ऑथर थे उसमें अलग मार्क्स। आपकी प्रेजेंटेशंस कितनी है, ओरल प्रेजेंटेशंस बोथ लोकल कितनी है, इंटरनेशनल कितनी है, इनके अलग मार्किंग क्राइटेरियाज हैं। अगर वो आपने जितनी की है तो उतने आपके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई डिग्री है टीचिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्या है, आपने कोई डिग्री की है, अगर की है तो उसके आपके पास अलग मार्किंग होगी। ये सब मिला के एक राउंड जो है ना आपके मार्किंग क्राइटेरिया होता है, इसमें आपको मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद वो फिर आपको रैंक करेंगे इंटरव्यू के लिए कि आया आपके पास इंटरव्यू आया है या नहीं आया। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो फिर इंटरव्यू की सिलेक्शन का अलग क्राइटेरिया। तो अगर हम ये कहें कि ये पोर्टफोलियो समवट सिमिलर है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी से, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कह सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट है। जो यूके का सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है इसके लिए। अब इसमें एक कैच पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था, द अर्लियर यू गो आपके बेटर चांसेस हैं एज कम्पेयर टू, अगर आप जितना आप डिले करते जाएंगे अगर आप परस्यू करना चाह रहे हैं यूके में। क्योंकि यूके में एक जब आप पोर्टफोलियो में अपना एक्सपीरियंस फिल कर रहे होंगे वहाँ पे एक एन आता है, एन, उसमें वो शो करता है कि कितना आपने एमबीबीएस के बाद आपको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए। जितने साल आपके ज्यादा होते जाएंगे जो आपका एन फैक्टर है वो आपका ज्यादा होता जाएगा, और जब वो एन फैक्टर ज्यादा होगा तो जो आपकी रिसर्चेज हैं उनको जब वो डिवाइड करेंगे उस एन फैक्टर से तो वो आपकी
ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगी। तो एक बंदा जो कि फ्रेश ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर रहा है और एक आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपने 10 रिसर्चेस भी की हैं और आपका एन फैक्टर 5 है तो आपको उसमें से 2 नंबर मिलेंगे, और जो फ्रेश ग्रेजुएट यूके का आ रहा है उसने 5 रिसर्चेस की हैं तो उसको वो 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो इसलिए इट्स इफ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपके लिए वो डिफिकल्ट होता जाएगा। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहा है और आईएमएम के बाद वो यूके मूव करना चाहता है, तो एक एमटीआई एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू किस तरीके से आप यूके मूव कर सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकता है। और मैं बताते चलूँ ये एमटीआई प्रोग्राम सिर्फ सीपीएसपी तो हमें फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन इट्स नॉट ओनली सीपीएसपी। जो रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड है या रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन है वो खुद भी एमटीआई की पोस्ट अनाउंस करते हैं। तो वो जरूरी नहीं कि अगर आप सीपीएसपी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं वो एक अच्छी बात है, आप वैसे भी एमटीआई के थ्रू जा सकते हैं। इवन के जो एमएस वाले कैंडिडेट्स हैं वो मुझसे हमें शिकवा करते हैं कि एफसीपीएस वालों को तो इतना एज मिला हुआ है। तो जो यूके है वो अनाउंस करते हैं एमटीआई पोस्ट ईयरली। तो उसके लिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि आपने एफसीपीएस किया है या एमएस किया है, आपने जस्ट अप्लाई करना है। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो एमटीआई की पोस्ट पे वहां पे इंडक्ट कर लेंगे। एमटीआई के लिए कोई एग्जाम जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि जितना कंपटीशन आजकल हो गया है, अगर आपने एग्जाम किया हुआ है तो इट विल गिव यू एन, आपको एज देगा, आपको हमेशा हर जगह पे एज देगा वो आपको। अच्छा आसाम भाई, ये तो हो गया एमआरसीएस वाला पाथवे, एग्ज़ाम वाला पाथवे जिसमें आपके पैसे लगने हैं। बहुत सारे लोग एमबीबीएस करते हैं जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनके पेरेंट्स ये ख्वाहिश रखते हैं या उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होती है कि अब तो बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो अब तो इसको जॉब मिल जाएगी और अब तो ये अच्छी अर्निंग कर लेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के स्पेसिफिकली हालात हैं, जब बच्चा बाहर जाता है जॉब के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको भी पता है कि सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर में जब वो जाता है तो उसको 35-40 या 45 हज़ार की जॉब ऑफर की जाती है प्रोलॉन्ग ड्यूटी आवर्स के लिए। ऐसा कोई बंदा अगर पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहे तो उसके लिए क्या पाथवेज हैं? उसके लिए देखिए सबसे पहले तो आयरलैंड है। आयरलैंड है वो बगैर किसी एग्जाम के आपको रजिस्ट्रेशन देता है, जस्ट आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पैसे देने हैं। तो लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 12 to 14 मंथ्स है। लेकिन वो एक अच्छी ऑप्शन है कि जो बंदा यहाँ पे हाउस जॉब कर रहा है और वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है और वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है तो उसे है कि वो आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल अपने पास कर ले। सेकेंडली आप मालदीव जा सकते हैं, या आप यूए का एग्जाम है, लाइसेंसिंग एग्जाम है, वो एज कम्पेयर वो चीपर पड़ता है, चीप एज कम्पेयर टू ये बड़े एग्जाम्स जो हैं। आप मालदीव या यूएई जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करें और जब आप स्टेबल हो जाएं तो आप दूसरे एग्जाम्स दें और वहां से आप यूके की तरफ निकल जाएं, क्योंकि यूएई जो है इट इज़ अ वेरी गुड स्पॉट फॉर दोज हु आर फाइनेंशियली नॉट दैट मच स्टेबल। आप यूएई को एज अ ट्रांजिट ले सकते हैं अपनी यूके की जर्नी के लिए, एक ट्रांजिट फेज ले सकते हैं कि इवन जिन्होंने एफसीपीएस कर भी लिया है और वो इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो दे कैन गो टू यूएई, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें, वहां पे एग्जाम क्लियर करें, यूके को एज अ ट्रांजिट स्टेज लें और फिर अपना आगे करियर में आगे प्रोग्रेस करें आगे। अच्छा आसाम भाई, थैंक यू सो मच। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? मैं क्लोजिंग रिमार्क्स मैं तो यही कहूँगा कि अब जो लोग भी सर्जिकल करियर बेसिकली परस्यू करना चाहते हैं तो वो अपने माइंड में ये बात जरूर रखें कि इट इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव जो है फील्ड है। इसमें आपको बैकअप प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यू विल नॉट ऑलवेज बी गारंटेड आर ट्रेनिंग सपोर्ट इन यूके इफ यू आर स्पेसिफिकली अप्लाइंग फॉर यूके। इट इज़ पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स स्टिल वेरी कम्पिटिटिव। और अगर आप यूके की हेल्थ एजुकेशन की जो वेबसाइट है हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड की, या उस पर आप जस्ट गूगल पे लिखें कि ट्रेनिंग रेशो या कंपटीशन रेशो कितनी है यूके में सर्जिकल स्पेशलिटीज के, तो आपके सामने आ जाएगा कि कितनी कंपेटिटिव है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज स्टिल डूएबल, लेकिन आपको एक प्रॉपर अपनी जर्नी प्लान करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली कि आपने किस पॉइंट में ट्रेनिंग में एंटर होना है। इधर यू आर एमिंग फॉर सीएसटी और फॉर स्पेशलिटी ट्रेनिंग। हर इस चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, वो आपको खुद डिसाइड करने पड़ेंगे। तो ये थे डॉक्टर असाम अरशद, जिनके साथ हमने पहली वीडियो भी की थी। ये सर्जिकल यूनिट 3 में बतौर सर्जिकल रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं। एमआरसीएस के हवाले से इन्होंने हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की, यूके के पाथवे के हवाले से इन्होंने हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की। मेरी भी बहुत सारी क्वेरीज थी जो कि इनसे डिस्कशन के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हुई हैं। उम्मीद है आप लोगों के लिए भी ये सेशन फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज रह गई हों तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी और असाम भाई।
अगर आप असाम भाई से पढ़ना चाहते हैं तो इनको फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑस्की के हवाले से अगर आप MRCS पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके हवाले से पढ़ना चाहते हैं असाम भाई से, उनसे स्टेशंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सीखना चाहते हैं, सो यू आर वेलकम टू सर्जिकल यूनिट 3 ऑफ लाहौर जनरल हॉस्पिटल एनी टाइम। थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।